हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि तंत्री के आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका आगे संचरण कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पिछले वाले वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी मेरे भाई बहन अगर इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो पहले स्टार्ट करिए आप नर्वस सिस्टम की शुरुआत से। 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर से जब आप स्टार्ट करोगे तब जाके आपको यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन। क्या स्टार्ट करेंगे आज? ब्रेन। न्यूरॉन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पीछे जितना हमने पढ़ लिया है वहां तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करें। जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तब मैंने बताया था कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके 2 पार्ट कर दिए। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तो बोला था हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोला था CNS। ठीक है, CNS के अंदर हमने 2 रखे थे, एक रखा था मस्तिष्क और एक रखा था मेरुरज्जु, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं ब्रेन, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ले रहे हैं ब्रेन। इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेरुरज्जु। ठीक है, तो पहला देखिए ब्रेन। ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलेंगे मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रेन। किसका पार्ट है? तो बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहां पर बात करें तो जो ब्रेन का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो 2 साल में कितना होता है? तो बोलेंगे 75% हो जाता है। कितना हो जाता है? 75%। यानी बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसके दिमाग का कितना विकास हो चुका होता है? बोलेंगे 75% विकास हो चुका होता है। 75% उसका ब्रेन है वो बन चुका है। तो 100% ब्रेन कब बनेगा? तो बोलेंगे 5 साल में ये 100% ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगा। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब उसका जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा? डेवलप। उसके बाद आगे ब्रेन उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि भाई 75% डेवलपमेंट कब होता है, कितने साल में होता है? 2 साल में होता है। 100% डेवलपमेंट कितने साल में होगा? 5 साल में। ठीक है, अब देखिए एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का जो भार होता है, एक एडल्ट पर्सन है, मान लो 20-22 साल का, 25 साल का, उसके जो मस्तिष्क का जो भार होगा, जो ब्रेन का जो वेट होगा वो कितना होगा? 1400 ग्राम, यानी कि 1400 ग्राम, यानी 1.5 किलो के आसपास। ठीक है, 1.5 केजी के आसपास। तो 1400 ग्राम के आसपास उसका क्या होगा? वेट होगा। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है, एक्चुअल वेट नहीं है कि 1400 ग्राम होगा। ठीक है, किसी का 1300 हो सकता है, किसी का 1400 होगा, किसी का 1550 होगा, किसी का 1500 होगा। तो ये जो निकाला गया है वो एवरेज निकाला गया है। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होगा? 1400 ग्राम। कंपेयर टू आपके मेल, फीमेल के अंदर जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। फीमेल के अंदर मस्तिष्क का जो भार होता है, जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यानी अगर मेल का अगर हमने 1400 ग्राम लिया है तो फीमेल का आएगा लगभग 1200 ग्राम या 1250 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो महिला के अंदर मस्तिष्क का भार है वो थोड़ा सा, ध्यान रखना, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर आओ देखो ये हो गया। अब आओ मस्तिष्क। मस्तिष्क है वो न्यूरल ट्यूब का बना होता है। जब आप ब्रेन को खोलोगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? अंदर क्या दिखेगी? बहुत सारी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। आपने देखा होगा थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर के अंदर, ब्रेन को जब खोलते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, ट्यूब होती है। उस ट्यूब का नाम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। क्या नाम है? न्यूरल ट्यूब। तो पूरा का पूरा ब्रेन है वो इससे भरा पड़ा है, इस ट्यूब से भरा हुआ है। ठीक है, तो मस्तिष्क किससे बना होता है? बोलेंगे न्यूरल ट्यूब से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरल ट्यूब से। अब ये न्यूरल ट्यूब है जिसका आंतरिक भाग कैसा होता है? अंदर से कैसी है? अंदर से है ये खोखली। कैसी है? हॉलो है, खोखली है। ठीक है, तो खोखली है तो उस खोखले पार्ट को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि ब्रेन के जो खाली पार्ट होता है, जो होलो पार्ट होता है, जो खोखला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अब इस वेंट्रिकल के अंदर क्या भरा होता है? तो बोलेंगे CSF द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव? CSF द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये भरा होता है उस वेंट्रिकल के अंदर। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन को हमने क्या माना? न्यूरल ट्यूब। अंदर से कैसा है? खोखला। अंदर क्या गली हुई है? रिफिल। ठीक है, तो रिफिल है, रिफिल की जगह हमने क्या भर दिया? CSF। ठीक है, इसको बोलेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस CSF के अंदर क्या होता है? यानी ये CSF है, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड पार्ट है तो लिक्विड पार्ट के अंदर क्या है? तो बोलेंगे इस लिक्विड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन है और क्या है? ग्लूकोज है।
जो हमारे ब्रेन के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट है। ब्रेन को क्या चाहिए, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, लगातार ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए ताकि वो काम कर सके। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ब्रेन है वो सुन्न होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो भी ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा। तो बोलेंगे ब्रेन काम क्यों बंद कर रहा है? जैसे मान लीजिए आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपको उबासी आती है, ठीक है, उस समय आपकी क्या होती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ब्रेन क्या करता है, और ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उबासी आ रही है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या हो गई, O2 की कमी हो गई। O2 की कमी होते ही आपके ब्रेन ने थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया, यानी आपको लगेगा भाई मुझे नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन है वो भी एक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर O2 की कमी हो गई। तो बोलेंगे CSF द्रव में क्या क्या प्रेजेंट है, तो O2 है और ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर होता है लिक्विड, क्लियर, क्योंकि लिक्विड तो है, सॉरी वाटर, क्योंकि ये किस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो ये वाला पार्ट समझना है, वापस से देख लो एक बार। मस्तिष्क किसका बना है, न्यूरल ट्यूब का बना है। आंतरिक भाग इसका कैसा है, खोखला है। खोखले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ध्यान रखना, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर क्या है, वेंट्रिकल के अंदर एक द्रव है जिसका नाम है CSF। CSF का पूरा नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर CSF किससे मिलकर बना है, या CSF के अंदर क्या है, तो CSF के अंदर किससे मिलकर बना हुआ है, ये ऑक्सीजन है इसके अंदर और क्या है, ग्लूकोज है, क्लियर। फिर अब नेक्स्ट ये वाला, जो मानव हमारा मस्तिष्क है वो क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, अगर हमारे यहाँ पर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो बता दूं, सबसे पहले मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने ये सारा डिस्क्राइब कर रखा है कि क्रेनियम क्या होती है, इसके अंदर कितनी बोन होती है, 8, 14, 22 जो भी है, ठीक है, वो सारा मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप वो वाला वीडियो आराम से देख सकते हैं। अभी मैं केवल यहाँ पर लिंक करने का काम कर रहा हूँ। तो मानव मस्तिष्क है वो क्रेनियम में सुरक्षित है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा चेहरा नहीं, ऊपर वाला पार्ट, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेनियम, कपाल। और इस पूरे यहाँ वाले इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, खोपड़ी। तो खोपड़ी अलग चीज है, कपाल अलग चीज है। तो मस्तिष्क को पूछे कि भाई मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है, तो बोलेंगे कपाल में सुरक्षित रहता है। आपको दोनों ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन आपको देगा कपाल और एक देगा आपको खोपड़ी, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, बोलेंगे मानव मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है, तो बोलेंगे कपाल में सुरक्षित रहता है, ना कि खोपड़ी आंसर जाएगा, क्योंकि खोपड़ी में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी। मस्तिष्क कहां पर है, केवल और केवल कपाल के अंदर, क्रेनियम के अंदर, ठीक है। फिर आओ स्तनियों के मस्तिष्क में 3 आवरण होते हैं। जब आप ब्रेन को खोलोगे, जब आप सॉरी इसको क्रेनियम को खोलोगे, कपाल को खोलोगे, तो आपको 3 लेयर दिखेगी। कितनी लेयर दिखेगी, 3 लेयर दिखेगी। ध्यान रखना, एक तो वर्ड यहाँ पर 3 और एक वर्ड यहाँ पर स्तनियों। स्तनियों का मतलब होता है मैमल्स। क्या मतलब है, मैमल्स, ठीक है। तो जब आप क्रेनियम को खोलोगे तो पहले एंटर करने से पहले आपको 3 लेयर दिखेगी। उस 3 लेयर का नाम क्या होगा, सबसे जो पहली लेयर होगी, बाहर की तरफ सबसे पहली लेयर होगी, उसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर। क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर। उसके बाद आएगी एरेक्नोइड, उसके बाद आएगी पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, उसके बाद पाया मैटर। पाया मैटर के बाद आप एंटर करोगे ब्रेन के न्यूरल ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो सबसे बाहर की लेयर ड्यूरा मैटर, उसके नीचे एरेक्नोइड, उसके नीचे पाया मैटर। तो ये 3 लेयर प्रेजेंट होती है किसमें, मैमल्स के अंदर। ध्यान से सुनिए, मैमल्स के अंदर मस्तिष्क की कितनी लेयर होती है, कितने आवरण होते हैं, तो बोलेंगे 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे मछली में कितने होते हैं, तो बोलेंगे एक ही होता है, उसका नाम क्या है, पाया मैटर। मस्तिष्क में, मछली में कितना होता है, एक, नाम पाया मैटर। अगर आपसे पूछे मेंढक में कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2 होते हैं। कौन कौन से, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। मछली में 1 पाया मैटर, मेंढक में पूछे तो 2 ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। लेकिन आपसे पूछे मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स के अंदर होते हैं 3, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पाया मैटर। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई एरेक्नोइड है वो किसकी विशेषता है। क्वेश्चन आएगा ये, एरेक्नोइड है वो किसकी विशेषता है। या आपसे यूं पूछेंगे कि भाई स्तनियों के मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है, ठीक है। 2, 3, 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा एरेक्नोइड। ये केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होती है, तो बोलेंगे मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बोलेंगे एरेक्नोइड किसकी विशेषता है, बोलेंगे मैमल्स की है। मैमल्स की विशेषता क्या है, एरेक्नोइड है, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए
साइंटिस्ट ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला पार्ट, ठीक है, इसमें जो जो आपके पार्ट आएंगे वो सारे किसमें आएंगे, अग्र मस्तिष्क में। दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। कौन कौन से हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में बोले तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया मस्तिष्क को, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंट्रोल होता है, क्या क्या वो करता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अब देखिए सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रमस्तिष्क, दूसरा आता है डायनसेफेलॉन और तीसरा आता है घ्राणपिंड। कितने पार्ट है, मस्तिष्क के पहले हमने 3 पार्ट किए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब बात करें अग्र मस्तिष्क की यानी फोर ब्रेन की, तो अग्र मस्तिष्क के भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। फिर आता है डायनसेफेलॉन, ये इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है, इसका हिंदी में नाम नहीं है, डायनसेफेलॉन। और थर्ड आता है हमारे पास घ्राणपिंड। घ्राणपिंड को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब। ये तीनों प्रेजेंट होते हैं कहां पर, अग्र मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो लगभग 80% पार्ट है वो क्या हो जाता है, प्रमस्तिष्क है। लगभग जो 80 to 85% पार्ट है जो अग्र मस्तिष्क का, वो क्या है, वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, और बाकी बचा 15-20%, ये दोनों मिलकर के उसको पूरा कंप्लीट करते हैं अग्र मस्तिष्क का। तो अगर आपसे पूछे कि अग्र मस्तिष्क का और पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर पार्ट पूछे एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा पार्ट है वो है प्रमस्तिष्क। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, अगर आपसे पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, सेरिब्रम, दूसरा डायनसेफेलॉन, तीसरा ओल्फैक्टरी लोब। अब जो डायनसेफेलॉन है उसके भी 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। सबसे पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है एपिथैलेमस। क्या क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से, प्रमस्तिष्क से स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रमस्तिष्क की बात करें तो इसके अंदर 2 गोलार्ध होते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इनको बोलते हैं बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी प्रमस्तिष्क को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। मान लीजिए पूरा हमारे पास प्रमस्तिष्क है, ठीक है, इसके 2 पार्ट है। अगर आप यूं देखोगे तो बीच के अंदर आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, दिख रही है लाइन, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके 2 पार्ट होते हैं किसके, प्रमस्तिष्क के। ठीक है, 2 भागों से मिलकर बना है। बीच के अंदर आपको एक लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं कि भाई जो लेफ्ट और राइट ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है कौन, कार्पस कैलोसम। कौन कर रहा है, कार्पस कैलोसम। ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट, इन दोनों के बीच में एक ऐसी लेयर है, एक मजबूत संधि है। ठीक है, उस संधि का नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम, इसके इस तरफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस तरफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी दोनों को बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अगर आपसे पूछे तो कॉर्पस कैलोसम काम कर रहा है। कौन कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम। अगर आपसे पूछे कॉर्पस कैलोसम के ऊपर एक सवाल आता है कि ये मस्तिष्क की सबसे बड़ी संघाइनी है। संघाइनी मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर सबसे बड़ा जोड़ने वाला पार्ट कौन है, तो बोलेंगे कार्पस कैलोसम है। कौन है, कार्पस कैलोसम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम है वो मस्तिष्क की सबसे बड़ी संघाइनी है, सबसे बड़ा जोड़ने वाला पार्ट है। अब डायग्राम के अंदर थोड़ा सा देखिए, ये अगर आप ऊपर से अगर इसको देखोगे, ब्रेन को जब ऊपर से देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये कुछ वो ट्यूब दिखेगी। ठीक है, ये मैंने ट्यूब बनाई है, और बीच में आपको एक लकीर दिखेगी, एक थोड़ी सी दरार दिखेगी। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इधर वाले को बोलेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
इन दोनों को जोड़ने का काम, यानी बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, वो लेयर किसकी है? कार्पस कैलोसम की। ये क्या होती है? मस्तिष्क की सबसे बड़ी संगायनी। ध्यान रखना, कॉर्पस कैलोसम पर्सन आएगा, बहुत चांसेस होते हैं यहाँ से पर्सन आने की, कॉर्पस कैलोसम से। मस्तिष्क की सबसे बड़ी संगायनी है, ठीक है। अब ये हमारा हेमिस्फीयर है, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है, बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। जब इसको देखेंगे तो जब बाहर से देखेंगे तो इसका बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स, ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, उसके जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन? मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, उसके बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला, ठीक है। अब बात करें कि जो प्रमस्तिष्क का जो साइज होता है, प्रमस्तिष्क का साइज है वो बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका इंटेलिजेंस आईक्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा बड़ा प्रमस्तिष्क होगा उसका आईक्यू उतना ही ज्यादा होगा, यानी उतना ज्यादा वो बुद्धिमान होगा, उतना ज्यादा वो समझदार होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रमस्तिष्क का साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति कैसा होगा? बुद्धिमत्ता होगा, यानी कि बुद्धिमान होगा, और उसका आईक्यू लेवल है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो आइंस्टीन था उसके यही था, आइंस्टीन आपने नाम सुना होगा। तो आइंस्टीन का जो साइज था सेरिब्रम कॉर्टेक्स का, वो साइज क्या था? बड़ा था। तो बड़ा होने के कारण वो सबसे ज्यादा क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया। सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल किसका हो गया? आइंस्टीन का। लेकिन वहां पर एक हमारे पास एडवांटेज है तो एक हमारे पास डिसएडवांटेज भी है कि उसके अंदर क्या हो जाता है? याददाश्त की कमी आती है। अगर आपका प्रमस्तिष्क का साइज बढ़ेगा यानी आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो आपकी याददाश्त में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है भाई? आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, बुद्धिमत्ता हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, ठीक है। अब प्रमस्तिष्क के भी बहुत सारे पार्ट है अलग अलग। प्रमस्तिष्क के अंदर भी बहुत सारे एरिया है, छोटे छोटे एरिया है कि जो अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं? कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो अब वो देखिए कौन कौन से एरिया कौन कौन से काम को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए प्रमस्तिष्क के अंदर बहुत सारे एरिया होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे एरिया होते हैं जो अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला एरिया आ रहा है हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया। कौन सा एरिया? प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया यानी कौन सा एरिया होता है? जो हमारे आगे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्री फ्रंटल। तो यहाँ पर क्या क्या काम होता है? तो बोलेंगे प्री फ्रंटल एरिया के अंदर क्या होता है? ये बुद्धिमत्ता का केंद्र है, बुद्धिमत्ता का सेंटर है, ज्ञान का सेंटर होता है, याददाश्त का विश्लेषण करता है। विश्लेषण मतलब पता लगाना या फिर कंट्रोल करना, ठीक है। तो प्री फ्रंटल एरिया के अंदर क्या क्या काम होता है? बुद्धिमत्ता वाला काम होगा, यानी सोचने वाला, समझने वाला, ये सारा काम कौन करता है? हमारा प्री फ्रंटल एरिया करता है। जो अपन ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी आपका कौन सा सेंटर ज्यादा काम कर रहा है? प्री फ्रंटल एरिया ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका याददाश्त वाला पार्ट होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? प्री फ्रंटल एरिया कंट्रोल करता है। दूसरा आता है हमारे पास मोटर एरिया। कौन सा एरिया? मोटर एरिया। मोटर एरिया का काम होता है जो सभी प्रकार की हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं उसको कंट्रोल करना। जैसे मेरे मर्जी है मैं अपने हाथ घुमाऊं कि नहीं घुमाऊं, अगर मैं हाथ घुमा रहा हूं तभी इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मैं ये अंगुलियां चला रहा हूं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा है। मैं पैर चला रहा हूं, नाच रहा हूं, दौड़ रहा हूं, गा रहा हूं, ठीक है, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा है। तो जितनी भी हमारी ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां मतलब जहां जिसका हमारे ऊपर जिसका उन पर हमारा कंट्रोल होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मोटर एरिया। तीसरा आता है ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया क्या करता है? बोलने वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो इस वाले पार्ट में कौन सा हमारा एरिया काम कर रहा है? तो ब्रोका एरिया। मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारा सोच समझ के काम कौन करवा रहा है? बोलेंगे ब्रोका एरिया करवा रहा है। कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रोका एरिया का है। फोर्थ आता है श्रवण एरिया। श्रवण एरिया क्या करता है? आवाज का विश्लेषण करता है, ठीक है। अगर हमें कोई आवाज सुनाई दे रही है तो हम पता लगाएंगे भाई आवाज कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किसकी आवाज है। तो ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है? श्रवण एरिया का। किसका है? श्रवण एरिया का। 5 नंबर पर आता है घ्राण एरिया। घ्राण एरिया होता है अगर हमें कोई स्मेल आ रही है तो स्मेल का अगर हमें पहले कभी हमने उसकी स्मेल ले रखी है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा भाई ये स्मेल इसकी है। अगर हमने नहीं ले रखी है तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन स्मेल तो आएगी। तो स्मेल आएगी और स्मेल को बाद में पता कौन लगाएगा कि भाई ये अच्छी स्मेल है या बढ़िया स्मेल है या खराब स्मेल है। तो ये सब पता कौन लगाता है? तो बोलेंगे घ्राण एरिया लगाता है। कौन लगाता है? घ्राण एरिया। ये क्या करता है? गंध का विश्लेषण। गंध मतलब स्मेल, स्मेल का विश्लेषण करता है। स्मेल अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है।
तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? बोलेंगे घ्राण एरिया कंट्रोल कर रहा है। 6 पर आता है स्वाद क्षेत्र, जो हम जीभ पर जो लगाते हैं, ठीक है, कुछ खाया, मीठा खट्टा कुछ भी खाया, तो कैसे पता चलेगा भाई ये मीठा है, कैसे पता चलेगा ये खट्टा है, कैसे पता चलेगा ये आपके कड़वा है? तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? स्वाद क्षेत्र, स्वाद वाला एरिया होता है, गस्टेटरी एरिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये कंट्रोल करता है कौन? स्वाद का विश्लेषण। फिर नेक्स्ट आता है 7वां, संवेदी क्षेत्र या सोमेस्थेटिक एरिया। संवेदी क्षेत्र या सोमेस्थेटिक एरिया, इसका काम क्या होता है? कंट्रोल करता है किसको? स्पर्श को, किसको? दाब को, दर्द को, और पर्यावरण से जो सूचनाएं हमें मिल रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे किसी ने मेरे यहाँ पर टच किया, तो टच करते मुझे पता चल जाएगा भाई यहाँ पर किसी ने टच किया है, तो वो क्यों पता चल रहा है? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? बोलेंगे सोमेस्थेटिक एरिया कंट्रोल कर रहा है या संवेदी क्षेत्र कंट्रोल कर रहा है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी होते मेरे शरीर से क्या निकलेगा? पसीना, स्वेट निकलेगा। तो पसीना निकल रहा है, इसका मतलब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमेस्थेटिक एरिया कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं किसके? सोमेस्थेटिक एरिया के। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास ऑक्सीपिटल एरिया। कौन सा एरिया? ऑक्सीपिटल एरिया। ये करता है दृष्टि का विश्लेषण, हम कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीपिटल एरिया, यानी आपके इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है, हिंदी में इसका नाम नहीं है, इस इंग्लिश में नाम होता है ऑक्सीपिटल एरिया। क्या काम करेगा? दृष्टि का विश्लेषण करेगा, देखने से संबंधित काम करेगा। तो ये हो गए 8 एरिया है किसके अंदर? आपके प्रमस्तिष्क के अंदर। ये सारे आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया का नाम क्या है और वो क्या काम करता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई गंध का विश्लेषण कौन करता है? 4 ऑप्शन दे देंगे, ब्रोका एरिया, श्रवण एरिया, घ्राण एरिया, स्वाद क्षेत्र। तो क्या आंसर आएगा? घ्राण एरिया। बुद्धिमत्ता कौन कंट्रोल करता है? प्रीफ्रंटल एरिया। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? मोटर एरिया। बोलने वाला कौन है? ब्रोका एरिया। सुनने वाला कौन है? श्रवण एरिया। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए और उसके क्या क्या काम है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहां तक प्रमस्तिष्क। दूसरा आ रहा है हमारे पास डायनसेफेलॉन, तो हेडिंग डाल लीजिए डायनसेफेलॉन। नेक्स्ट आता है साहब हमारे पास डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट होते हैं, मैंने पीछे बताया था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। क्या क्या पार्ट है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस की। तो थैलेमस है वो लगभग 80% पार्ट होता है किसका? डायनसेफेलॉन का। किसका पार्ट है? डायनसेफेलॉन का 80% पार्ट है। जबकि प्रमस्तिष्क क्या होता है? पूरे अग्र मस्तिष्क का 80% पार्ट। तो डायनसेफेलॉन का पूछे सबसे बड़ा पार्ट कौन है? थैलेमस। कौन पाए? थैलेमस। जैसे आपका ये रूम है, तो आपके रूम को क्या मान लीजिए कि ये क्या है? डायनसेफेलॉन है। तो रूम की जो दीवारें हैं वो कौन है? थैलेमस। यानी थैलेमस को किससे कंपेयर किया गया है? दीवारों से। आपका पूरा रूम क्या है? डायनसेफेलॉन, ठीक है। इसकी दीवारें क्या है? अब डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट है, तो इसकी दीवारें क्या हो जाएगी? दीवारें हो जाएगी आपके थैलेमस। इसका जो फर्श है, जो फ्लोर है, वो क्या हो जाएगा? आधारी भाग है, बेस वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। और जो इसकी छत है, छत को क्या बोल देंगे? एपिथैलेमस। तो तीनों को मिला के एक रूम बन गया। इस रूम का नाम क्या है? डायनसेफेलॉन। क्लियर? तो बोले दीवारों की तुलना किससे की गई है? थैलेमस से की गई है, क्योंकि कमरे में सबसे ज्यादा पार्ट क्या है? दीवारें ही है। तो दीवारों को सबसे ज्यादा दिया गया, लगभग 80% पार्ट है, तो वो क्या है? थैलेमस है, यानी दीवारें हैं। आधार कौन है? हाइपोथैलेमस है। छत कौन है? एपिथैलेमस। क्लियर? थैलेमस की देखो, थैलेमस को क्या बोलते हैं? प्रसारण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसारण केंद्र। ये क्या करता है? सूचनाओं को, अब देखो मैं पहले इसको बाद में लेंगे, थोड़ा सा पहले ये समझिए। ये जो डायनसेफेलॉन है, आपका जो रूम है, रूम के ऊपर, ठीक है, यानी आपका जैसे मान लीजिए 2 मंजिल रूम है, तो ये रूम हो गया, इस रूम के जस्ट ऊपर एक रूम है, इस रूम के पास में एक रूम है, और इस रूम के इस साइड में एक रूम है, ठीक है। तो डायग्राम से अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो ये मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक रूम है, इसके साइड में एक रूम है, और इसके पास में एक रूम है, और ये मान लीजिए ये आपका रूम है बीच वाला, ऊपर एक रूम, साइड में एक रूम और पास में एक रूम। तो आपसे पूछे कि भाई आपका रूम है वो कितने रूम से घिरा हुआ है, तो बोलेंगे 3 रूम से घिरा हुआ है, 1 2 3। तो एक्चुअली में है क्या? जो ये डायनसेफेलॉन है, ये आर वाला जो बॉक्स दिख रहा है वो क्या है? हमारा डायनसेफेलॉन। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? हमारा सेरिब्रल, क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रम। इसके चारों तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रम। और बीच में क्या प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन। यानी जो डायनसेफेलॉन है उसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है?
सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क प्रेजेंट है। यानी डायसेफेलॉन किससे घिरा हुआ है बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ है। ठीक है, तो थैलेमस का काम क्या होता है, प्रसारण केंद्र, यानी सूचनाओं को क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। ऊपर के ऊपर कौन है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, साइड में कौन है, प्रमस्तिष्क। तो सूचनाओं को प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स में भेजता है। कौन भेजता है, थैलेमस। वापिस समझिए, बीच में कौन है, डायसेफेलॉन, इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट है, हमारा प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क को सूचनाएं देने का काम किसका है, थैलेमस का। सूचनाएं कहां जाएगी, दीवारों से होकर जाएगी यूं ऊपर। ठीक है, ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारा प्रमस्तिष्क। तो सूचनाओं को प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स में भेजता है कौन, थैलेमस, इसलिए इसको बोलते हैं प्रसारण केंद्र। क्लियर। फिर आओ नेक्स्ट आओ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा है, हमारा फर्श। ठीक है, जिस पर आप खड़े हो वो क्या है, हाइपोथैलेमस, यानी आधार्य भाग है। ये क्या कंट्रोल करता है, तो बोलेंगे ये शरीर के तापमान को, खाने को, पीने को, इस सब को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान मतलब हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी नाप लो 37 रहेगा। सर्दियों में कितना होता है, 37। गर्मियों में कितना, 37। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, बोलेंगे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हमें भूख लग रही है तो खाने को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी भूख को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। प्यास लग रही है, प्यास को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य सीधा वर्ड आएंगे, यही वर्ड आएंगे कि तापमान को, खाने पीने को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर आओ हाइपोथैलेमस ये तो करता ही है, साथ में इसमें कुछ कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं अपन तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या करती है, दो हार्मोन को बनाती है और सीक्रेट करती है। बनाती भी है एवं सीक्रेट भी करती है, यानी बनाती भी है, प्रोड्यूस भी करेगी और सीक्रेट भी करेगी। कौन से दो हार्मोन है, पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच, या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रोसिन। क्या क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन और दूसरा नाम क्या है, एडीएच, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी किडनी के अंदर, एडीएच, और इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रोसिन। ये दोनों हार्मोन कहां बनेंगे, तो बोलेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर बनेंगे। वापिस से जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वापिस से ये वाला पार्ट लिंक होगा सारा हाइपोथैलेमस वाला। ठीक है, तो बोलेंगे दो हार्मोन कहां बने, दो बोलेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर बने। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वैसोप्रोसिन। ठीक है, दोनों को बनाती भी है और सीक्रेट भी करता है कौन, हाइपोथैलेमस। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला। फिर नेक्स्ट आता है, तीसरा आता है हमारे पास एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है, इस कमरे की छत। तो छत को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एपिथैलेमस से। अब एपिथैलेमस यानी छत के ठीक ऊपर, छत के ठीक ऊपर साइड, यानी ऊपर वाली साइड, उस पर एक और ग्लैंड है, एक और ग्रंथि है। उस ग्रंथि का नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो एपिथैलेमस के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या करती है, तो बोलेंगे ये लैंगिक परिपक्वता को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करेगी, लैंगिक परिपक्वता को कंट्रोल करने का काम करेगी। ये आगे आपके जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वापिस से आएंगे सारे, ये भी आएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वैसोप्रोसिन क्या करेगा, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो अभी अपने को इतना ध्यान रखना है, एपिथैलेमस है, उसके जस्ट ऊपर एक ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ये क्या करती है, लैंगिक परिपक्वता को कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो मेल होता है उसके अंदर जो लैंगिक परिपक्व यानी दाढ़ी मूछ आना, ये सब कहाँ कितने आपके एज पर स्टार्ट होता है, तो बोलेंगे 13 to 14 ईयर्स। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो कितने पर आता है, तो बोलेंगे 11 to 12 ईयर्स या 12 to 13 ईयर्स। तो इससे पहले क्यों नहीं आता और इसके बाद क्यों नहीं आता, मतलब यही क्यों, ये वाला क्यों टाइम है कि भाई फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, आर्तव चक्र आएगा, वो 12 to 13 ईयर्स में आएगा। और जो मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर आपके शो होंगे वो हमेशा 14 ईयर्स पर ही क्यों शो होंगे, वो 7 ईयर्स पर क्यों नहीं शो रहे, या वो 20 ईयर्स पर क्यों नहीं शो रहे। तो इसको बोलते हैं अपन लैंगिक रूप से परिपक्व होना। ठीक है, तो लैंगिक रूप से परिपक्व होना, इसको कंट्रोल करने का, इसको सही समय पर लाने का काम किसका है, पीनियल ग्रंथि का है। किसका है, पीनियल ग्रंथि का। यही ग्रंथि है जो कंट्रोल करने का काम करती है कि भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा वो कब होगा, 12 to 13 ईयर्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर दाढ़ी मूछ वगैरह ना, वो कब स्टार्ट होंगी, तो बोलेंगे 14 ईयर्स पर स्टार्ट होगा। इससे ना तो पहले होगा ना इसके बाद में होगा। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल करने का काम किसका है, पीनियल ग्रंथि का है।
इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब पढ़ेंगे। तो ये तीनों हो गए, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और एपिथैलेमस हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पिंड। तीसरा देखिए साहब घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। इसके अंदर क्या होता है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, पहले ये बात करते हैं। तो बोलेंगे जो फ्रंटल पिंड है, ठीक है, जो हमारा फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल पिंड की अधर सतह पर उपस्थित होता है। तो ये हमारा मान लीजिए फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल पिंड है, इसके बेस पर यूं दाने के आकार के दो छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है, तो छोटे छोटे मटेरियल है। तो कैसे होते हैं, बोलेंगे एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी दाने के आकार की संरचना होती है। कौन, घ्राण पिंड। काम क्या करते हैं, गंध का ज्ञान कराने का काम करते हैं, यानी स्मेल को आपके पता लगाने का काम करेंगे, स्मेल को पहचानने का काम करेंगे। कौन, ऑल्फैक्टरी लोब। किसमें ज्यादा विकसित होते हैं, तो बोलेंगे शार्क में और कुत्तों के अंदर, क्योंकि शार्क और कुत्तों का मेन काम किस पर होता है, सूंघने वाला काम होता है, ठीक है। तो शार्क और कुत्तों में अत्यधिक विकसित होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो कुत्तों में ज्यादा होती है, शार्क में ज्यादा होती है, ठीक है। शार्क आपको पता होगा 2 किलोमीटर दूर से भी किसी भी ब्लड की अगर आपकी एक बूंद गिरी है तो पानी के अंदर, तो वहां से भी आपको पता लगा सकती है, इतनी इसकी स्मेल पावर होती है। तो ये सारा क्यों विकसित होता है, ज्यादा विकसित इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो घ्राण पिंड है, जो ऑल्फैक्टरी लोब है, वो ज्यादा विकसित है, यानी सूंघने की क्षमता है वो ज्यादा विकसित होती है। किस कारण, क्योंकि घ्राण पिंड इनमें ज्यादा अत्यधिक विकसित होते हैं। तो यहां पर प्रश्न आने के चांस होते हैं थोड़ा सा कि शार्क और कुत्तों में कौन सा पार्ट विकसित होता है, या घ्राण पिंड सबसे ज्यादा किसमें विकसित होते हैं, तो शार्क एवं कुत्तों के अंदर। तो यहाँ पर ये तीनों कंप्लीट हो गए हमारे अग्र मस्तिष्क के अंदर। प्रामस्तिष्क हो गया, डायनसेफेलॉन हो गया और घ्राण पिंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मध्य मस्तिष्क। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन तभी आप पढ़ पाओगे आगे, ठीक है। और कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आराम से पढ़िए, मजा करिए, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।